थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पे केस क्या है और क्या FIR है और मैंने किया क्या है। तो वो जो प्राइवेट बंदा जो बाद में आया था ना, वो कहता कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे ISI है, तेरे पीछे अचानक उठता है, कहता तेरी माँ। आपको शुरू में ही ये बताया कि मेरे हाथ में पाकिस्तान का आइन है और मैंने आइन की क्यों बात की, क्यों मैंने ये बुक उठाई और इसका हवाला। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर किया था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस था, मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रहा है, मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता था, फिर वो कहता था मुँह ऊपर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता था। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे वो 60 लाख रुपया उनसा ले लेता। तो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल, एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बेंड होती हैं, वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। तो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है बहुत ज़ोर का पीछे थप्पड़ मार बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या 28वीं तरमीम की, मेरा माने आप 28वीं तरमीम करें और इसके अंदर आर्टिकल 14 को ख़त्म कर दें, मनसूख कर दें। जबकि मैं Day 1 को आया हूँ, मैं सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डकी भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक दुख भरी दास्तान के साथ आपके रूबरू हुआ हूं। ये जो हालिया में आपने देखा था कि एक मशहूर यूट्यूबर डकी भाई, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था लाहौर से, जब वो जा रहे थे किसी एक प्रोग्राम में, पूरे पाकिस्तान में किसी एक मर्द का इंतखाब हुआ था, शायद कोई एशियन प्रोग्राम था जिसमें उन्हें जाना था, लेकिन उसको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी FIR के उसे बंदे को हिरासत में लिया जाता है और उसको साथ में लेकर वो चले जाते हैं। जो अमलदार होते हैं NCCI के, उनको लेके चले जाते हैं अपने दफ्तर और वहाँ पे उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जो जानवर के साथ भी ना हो। 1 घंटे के बाद इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाहर NCCI की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मेरी गाड़ी में बैठा देते हैं। NCCI लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वक्त यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब अब इन्होंने मुल्क जा रहा था। क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुल्जिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर डकी भाई बड़ी मुश्किल में, हुक्म जारी, मद्दाहों के लिए बुरी खबर। डकी भाई, डकी भाई, डकी भाई, डकी भाई, डकी भाई, डकी भाई, डकी भाई। तो आज मेरे हाथ में है आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आइन का किताब मेरे हाथ में है। तो मैं ये आपसे मुखातब होते हुए ये कहना चाहूँगा, जब मैंने पूरी डकी भाई की 100 दिन की कैद होने के बाद, जब कैद काटने के बाद जब वो बंदा रिहाई लेकर बाहर आया है, वो भी ज़मानत पर, तो उसने जब अपनी दास्तान सुनाई, वो सुनते सुनते मैं शॉक्ड हो गया। मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया, मेरा खून जम गया। मैं बिल्कुल एक ऐसा महसूस कर रहा था कि एक डकी भाई, जिसका सादुर रहमान नाम है असल में, लेकिन वो मशहूर है यूट्यूब पर डकी भाई के नाम से, उसके तो 9 मिलियन से तो अबव हैं उनके सब्सक्राइबर, लेकिन हम 9 मिलियन ही गिनती कर लें। 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। हालांकि उनकी वीडियोस जो है वो तो तकरीबन और भी ज़्यादा देखी जाती हैं। जिस तरह उसने एक वीडियो रिहाई के बाद फ़ौरन जो अपलोड की थी, तो मैंने देखा 3 घंटे के अंदर 2 मिलियन उसको लोग देख चुके थे। अभी उनको 14 घंटे हुए हैं तो उसको तकरीबन 7 से 8 मिलियन लोग क्रॉस कर चुके हैं देखने वाले। ये शायद आगे 20 से 30 मिलियन तक जा पहुँचे। एक ऐसा बंदा जिसके पास वसाइल भी हैं, जिसका बाप प्रोफेसर है, जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी है
और जिसकी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी हो और वो एक यूट्यूबर हो जिसको लाखों ना करोड़ों लोग जानते हों, उसके साथ इस तरह सा एक नारवा सलूक किया जाए, उसको टार्चर किया जाए, उसको टार्चर सेल में रखा जाए और उसकी रिमांड जो है वो तकरीबन जबकि वो सारा उनके साथ तावन कर रहा होता है, उसके बावजूद भी उसकी रिमांड 17 दिन तक वो बढ़ा दी जाए, उसके बाद चालान जमा हो। पूरी तरफ देखा कि क्या हुआ है, मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम। से मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं कोई शाम के 7 बजे के करीब। आइयो मुझे कहता है कि अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल। मैं अकाउंट खोल देता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस पे गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ है। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है, मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है, मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथीरियम, मेरे पास दर्जनों टोकन और पड़े हुए थे, वो सारे क्लोज करके उसको यूएसडीटी में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये यूएसडीटी ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया है। कहता है कि तुझे अपना मसला हल करना है या नहीं करना। मेरा 23 दिन टोटल रिमांड हो चुका था। जो मैं आप लोगों को ये भी बताना चलूँ कि एनसीसीए की हिस्ट्री में इतना लंबा रिमांड नहीं हुआ। इवन एक पॉइंट पे मैं इतना तंग आ गया था इनसे कि मैंने खुद ही जज साहब के सामने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि ये लोग अपनी तसल्ली पूरी कर लें, इन्होंने जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, अगर ये रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे। ये एक बहुत ही बुरा सिग्नल है तमाम आम शहरियों के लिए। तो अगर डकी भाई इतना बड़ा यूट्यूबर हो जिसके साथ पूरा मीडिया खड़ा हो जाए, पूरा मीडिया पे उनकी चर्चे चल रहे हों और उसके बावजूद भी उसके साथ ऐसा सलूक हो, जिसके साथ बहुत एक पूरा पैनल वकील का साथ में हो, उनके साथ ऐसा सलूक हो, तो आप सोच सकते हैं कि एक आम बंदा जो लावारिस हो, जिसका कोई ना हो, उसके साथ क्या सलूक होता होगा इस कोर्टों के कचहरियों में और थानों के अंदर उनके साथ भी मिसबिहेव करते होंगे। मैंने आपको शुरू में ही ये बताया कि मेरे हाथ में पाकिस्तान का आइन है और मैंने आइन की क्यों बात की, क्यों मैंने ये बुक उठाई और इसका हवाला क्यों दिया, क्योंकि इस बुक में जिस आइन पे हमने पाकिस्तान को माना है, जिस आइन पे हमारी गवर्नमेंट चलती है, जिस आइन के ऊपर हमारे हुक्मरान, हमारे जितने फोर्सेस के अदारे हैं, जितने ब्यूरोक्रेसी हैं, जितने सारे जो आला हुकाम हैं, वो इसी आइन पे ओत लेते हैं। और इसी आइन की अगर कोई धज्जियाँ उड़ा दे तो ये बात हमारे लिए एक बहुत तशवीशनाक होती है। इस आइन के आर्टिकल 14B के तहत ये लिखा हुआ है कि हर पाकिस्तानी शहरी, वो चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर चाहे एक इल्ज़ाम लगा हो या जुर्म साबित हुआ हो, या वो मुल्ज़म हो या वो मुजरम हो, उसके साथ पुलिस या कोई दूसरा इदारा दौरान तफ्तीश कोई ऐसी उसके ऊपर सख्ती नहीं कर सकते, ना कोई उसके ऊपर कोई टार्चर दबाव डाला जा सकता है कि वो अपने ही बारे में कोई जुर्म कबूल करे या अपने बारे में खुद गवाह बने। यानी कि उसको रिमांड में लेने का मकसद ये नहीं होता है कि उनके ऊपर सख्ती करे, टार्चर करे, उनके साथ नारवा सलूक करे, उसको अज़ीज़ दी जाए, लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उनकी इंक्वायरी कर दी जाए, उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनसे मालूमात ली जाए, उनसे मालूमात ली जाए जो खुद गिरफ्तार है, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टार्चर, कोई उसके ऊपर सख्ती नहीं की जा सकती। ये हमें ये आइन बताता है। और मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं 3 जो बुक्स हमारी ज़ेर बहस हमेशा रहती है, एक आइन पाकिस्तान, दूसरा हमारे साथ जो बुक रहती है वो है CRPC। ये CRPC जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, ये हमारे पास किताब रहती है जिसके ऊपर हमारा प्रोसीजर रहता है, किस तरह से हम केस लड़ते हैं, किस तरह हमारे ऊपर केस होता है। और दूसरा हमारे पास एक बुक होती है जो हमारे ऊपर सज़ा लागू करती है, वो है PPC, पाकिस्तान पेनल कोड, जिसके तहत हमारे ऊपर सज़ाएं होती है। तो अगर डकी भाई ने कोई गुनाह किया था, कोई उसने गलत अमल किया था, तो आपने उनके ऊपर इस तरह से सख्ती किस बुनियाद पे की। अभी मैं उस डिटेल के तरफ आ रहा हूं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले डकी भाई जैसे पहुंचता है एयरपोर्ट पर, तो उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आपके ऊपर कोई FIR है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो मसला नहीं है।
अच्छा, उसने बोला कि क्या आप FIA को गुरबल हैं? उसने बोला कि नहीं। होती है, हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई FIR तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं। तो उसने बोला कि अच्छा, अगर ऐसा बोल रही होते हैं तो अब तक कुछ लोग आ जाते हैं, इसको लेकर चले जाते हैं, उसके बाद इनको जाके बंद कर देते हैं, फिर इनके ऊपर तशद्दुद, इनको मारपीट करते हैं। जी सर, मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत ज़ोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुँह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुँह ते कर, मुँह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था, वो ज़ोर से चीख के कहता मुँह ते कर। अभी मैंने वो मुँह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पर बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रहा है। मैं अपना मुँह हैं और उनकी फैमिली को हरासा करते हैं, कानून को तोड़ते हुए अपने जो अथॉरिटीज़ का गलत यूज़ करते हुए उनके तमाम बैंक अकाउंट्स वगैरह वो भी हैक कर लेते हैं। साथ में उनकी जितनी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी के अंदर पड़ी हुई होती है वो भी वो सारे निकाल लेते हैं। ये एक बहुत ही गलत अमल हुआ है। ये सरफराज चौधरी नाम से कोई बंदा है जो इनका इंचार्ज है, वो इनके साथ करता है। तकरीबन 9 करोड़ रुपए इनके अकाउंट से निकाल दिए जाते हैं। बाद में वो कहता है, जब ये बात आगे फैलती है तब ये कहता है कि मैंने गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा दिए, इनसे बरामद हुए। 3,20,25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फर्द मकबूजगी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। जबकि उनके पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं कि वो ट्रांजैक्शन हुई है और वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई है, डकी बाई के अकाउंट से उस पुलिस अफसर के अकाउंट में गई है। और वो खुद ये कह रहा होता है कि मैं ISI, IMI उनके साथ उनके पास नाम चला गया है, आप पैसे। मेरे IO के अलावा जब तमाम ऑफिसर्स चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो IO मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे FIR होने वाली है? मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पे केस क्या है और क्या FIR है और मैंने किया क्या है। तो जो प्राइवेट बंदा था जो बाद में आया था ना, वो कहता कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे ISI है, तेरे पीछे MI है, तेरे पीछे क्या क्या एजेंसी है। कहता तूने जब उनकी बीवी के ऊपर वो FIR की धमकी देता है अपनी उनके बीवी के नाम पे, जब वो उनकी बीवी जाती है पुलिस से, जब आती है सर मुलाकात करने के लिए अपने शौहर से, तो उनको धमकी देता है कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR करा दूंगा क्योंकि आप भी इनके साथ मुलव्वस हैं। और उनका मोबाइल चेक कर रहा होता है। किसी खातून की तौहीन करना, किसी खातून का सेल फोन चेक करना, उसके अंदर उनके प्राइवेट मैसेजेस वगैरह भी हो सकते हैं, प्राइवेट तस्वीरें भी हो सकती हैं, लेकिन किसी पुलिस वाले को ऐसा इख्तियार नहीं कि वो किसी बगैर सबूत के, बगैर किसी FIR के, बगैर किसी वारंट के वो किसी को हरासा करे। थाने से मेरी फैमिली को बुला लिया, अरूब और मेरी अम्मा। उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात है। अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी। उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में था। इन पे भी FIR होगी। तो अरूब घबरा गई। उसने कहा मेरे पे FIR क्यों होगी? उसने कहा कि आपने तो हमें साथ से मिलने के लिए बुलाया है, मुझे और मामा को, के साथ से मुलाकात हो जाएगी। तो वो कहता कि नहीं, FIR हो ना हो, ये जो आपके शोहर की FIR है इसी में बड़ी जगह है, हम आपको इसी में नामजद करें। लेकिन वो सारे वो चेक कर रहा होता है। उसके बाद वो उनको कहता है कि चलो मैं आपका नाम निकाल दूंगा लेकिन आप मुझे 1 करोड़ रुपया दें। ये कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मैंने कहा और बिल आखिर वो 60 लाख रुपया उनसे ले लेता है। और अगर ये मसला डकी भाई ने गलत किया था तो आप किस चीज़ के पैसे ले रहे थे, किस कानून के तहत पैसे ले रहे थे? और अगर क्रिप्टो करेंसी या कोई ऐसी गेम वगैरह गलत है तो ये बाकी जो यूट्यूबर्स ब्लॉगिंग में उनका जिक्र भी कर रहे होते हैं, वो उनकी स्पॉन्सरशिप भी ले रहे होते हैं, तो उनके पास साथ भी FIR होनी चाहिए। और अगर FIR होनी भी है तो किस कानून के तहत, वो कानून तो दिखाएं। तो आपने 27वीं तरमीम की, मेरा माने आप 28वीं तरमीम करें और इसके अंदर आर्टिकल 14 को ख़त्म कर दें, मनसूख कर दें कि नहीं, जो आम आदमी है जो पाकिस्तान में रहने वाला है उसके लिए अलग कानून है और जो हमारे हुक्मरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके लिए एक अलग कानून है। तो इस्तिस्ना भी सिर्फ उन लोगों को ही है जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। जो आम आदमी है उसके लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। और उनके साथ ऐसा सलूक जो यानी कि बयान करते हुए भी हमें शर्म आ रही है।
इस तरह से किसी के माँ को परेशान करना, किसी के बहन बेटी को परेशान करना और उनके अब्बू अम्मी सबको एक इज़्ज़तदार शहरी के साथ ऐसा नारवा सलूक करना। दुनिया के दूसरे मुल्क में चले जाओ, दूसरी कंट्रीज़ में चले जाओ, आपको वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मिस्टर बीस्ट जैसे यूट्यूबर्स मिलेंगे। मिस्टर बीस्ट क्या कर रहा है? वो अगर देखा जाए तो सारा सट्टेबाजी उसमें चलती है, सब बड़ी पे देता है, बड़े बड़े वो इनामात देता है। तो सबसे बड़ा तो अगर देखा जाए तो फ्रॉड वो करता है, लेकिन वो खुद एक पूरी दुनिया में चल रहा होता है और उसको कभी किसी अमेरिका की गवर्नमेंट ने कोई नोटिस नहीं दिया, बल्कि उनके मिलियंस के अंदर जो फॉलोअर्स हैं और उनकी जो बिलियंस के अंदर उनकी व्यूवरशिप है। इसी तरह बहुत सारे और यूट्यूबर, इंडियन देखो, अमेरिकन देखो, बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जिनके अभी हम अमेरिका को माई बाप बोल के बैठे हुए हैं। तो अमेरिका के देखो कितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो सारे काम कर रहे हैं इस पे, क्रिप्टो करेंसी पे। चलो ठीक है, अगर हमारे मुल्क के अंदर अगर हमारा कानून इजाज़त नहीं देता तो उनके ऊपर कोई कानून बनाओ तो सही। पहले कानून बना नहीं, आपने बंदे को अरेस्ट कर लिया, वो भी बगैर किसी FIR के, बगैर किसी वारंट के। आपको अगर डकी भाई को गिरफ्तार करना भी था तो पहले FIR करते, उनको वारंट देते, किसी इज़्ज़तदार शहरी को आप बुला देते, शायद वो आ जाता। वो तो आपके साथ हर तावन कर रहा था। लेकिन साथों साथ मैं ये भी ज़रूर कहता चलूँगा कि जिस तरह से डकी भाई ने बोला कि उसे किसी MI के बंदे ने उसकी बड़ी हेल्प की, तो मैं हमेशा उन इदारों की कदर करता हूँ जिस तरह हमारे ISI हैं, MI है, या हमारे FIA है, या दीगर हमारे जो ईमानदार इदारे हैं, उनकी मैं बहुत कदर करता हूँ। मैं पुलिस की भी कदर करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी जहाँ भी गया हूँ मुझे पुलिस ने बहुत ही जो प्यार दिया है। लेकिन मैं उन ऑफिसर की शदीद मज़म्मत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर FIR हो और हम डकी भाई के साथ खड़े हैं, जो ऐसे घिनौने काम करके अपने मुल्क, अपने कानून, अपनी कौम को रुस्वा करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं। और राशि वल मुत्तशी के लाहमा फिन्नार, जो रिश्वत देते हैं और लेते हैं, दोनों जहन्नमी है। लेकिन क्या करें, देने वाला मजबूर है, देने वाला मजबूर है। अगर रिश्वत नहीं देता है तो उनके साथ ऐसा सलूक होता है जो डकी भाई के साथ हुआ। क्या करें, इस मुल्क का सिस्टम ही रिश्वत में चल रहा है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। 100 दिन का जेल, क्या कोर्ट में वो चीज़ से सामने नहीं आ रही थी? क्या जज को वो दिखाई नहीं दे रही थी? अगर कोई अदम एतमाद का मसला हो, कोई असेंबली का मसला हो, तो इतवार के दिन भी कोर्ट खोल दी जाती है, रात को भी खोल दी जाती है। लेकिन एक आम आदमी 100 दिन के लिए सड़ता रहता है जेल के अंदर, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता उसको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो, दर्द भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।